Hi everyone, welcome to Mera Physio, the pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लंबर कैनाल स्टेनोसिस के बारे में। लंबर कैनाल स्टेनोसिस के बारे में जानने से पहले हमें अपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, हमारे स्पाइन से कितनी नर्व्स ओरिजिनेट होती है, हमारे स्पाइन का मेन फंक्शन क्या होता है। इन सब चीजों को जानने और समझने के बाद लंबर कैनाल स्टेनोसिस समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं अपने स्पाइन के बारे में। हमारी जो स्पाइन है या बैकबोन, ये हमारे बॉडी का सेंट्रल सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। इसी के सपोर्ट से हमारी बॉडी पूरे मूवमेंट्स करने में सक्षम होती है और इन्हीं का कनेक्शन हमारे डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट से होता है, जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनाता है। हमारे स्पाइन बेसिक कर्व होते हैं, जो कि हमारे पोस्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हमारा जो थोरैसिक एरिया का कर्व है वो सही से मेंटेन ना रहा या सही पोस्चर ना रहा या किसी बैक इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड के पैथोलॉजिकल कंडीशंस के कारण कोई भी डिफॉर्मिटी आई है, तो ऐसे केसेस में बैक पेन के प्रेवलेंस यानी बैक पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे स्पाइन के कारण ही हम कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं, जिससे बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। अगर हम बैठना चाह रहे हैं, खड़े होना चाह रहे हैं या वॉक करना चाह रहे हैं या कोई भी ट्विस्टिंग या बेंडिंग मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड का सबसे मेजर रोल होता है। अब जानते और समझते हैं कि स्पाइन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एक हेल्दी स्पाइन में तीन नेचुरल कर्व होता है, जो कि एक हमारे स्पाइन को एस आकार देता है, यानी कि एस शेप देता है। इस कर्व यानी इन्हीं कर्व से हमारे स्पाइन को शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मिलती है, जिससे हमारे जो स्पाइन है वो प्रोटेक्ट रहते हैं, वो सेफ रहते हैं इंजरी से। अगर कभी कोई बहुत सडन जर्क लगा है या एक्सीडेंट हुआ है, तो इन कर्व्स के कारण हमारी जो स्पाइन होती है वो उस शॉक को एक हद तक बर्दाश्त कर लेती है। अब समझते हैं कि हमारे स्पाइन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पार्ट है वर्टिब्रा। हमारे स्पाइन में 33 स्टैक्ड वर्टिब्रा यानी कि छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती है। स्पाइनल कैनाल एक तरह से एक टनल होता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसी टनल में प्रेजेंट होने के कारण जो हमारे स्पाइन है वो प्रोटेक्टेड रहती है किसी भी एक्सटर्नल इंजरी के कारण इंजरी से। अगर इंजरी बहुत ही हाई इंटेंसिटी है की है, तभी हमारे स्पाइनल कॉर्ड या वहां से ओरिजिनेट होने वाली जो नर्व्स है वो या तो कंप्रेस होती है या उनमें कोई भी डिफॉर्मिटी आती है। हमारे वर्टिब्रा ही बेसिकली हमारे मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे जो लोएस्ट वर्टिब्रा यानी सैक्रम और कॉसिक्स होते हैं, ये फ्यूज्ड रहते हैं। बाकी वर्टिब्रास फ्यूज्ड नहीं रहते। फ्यूज्ड रहने के कारण हमारे जो लोएस्ट वर्टिब्रा यानी सैक्रम और कॉसिक्स हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता है, वहीं बाकी जो वर्टिब्रा है उनमें मूवमेंट्स होते हैं। दूसरे पार्ट है हमारा फैसेट जॉइंट। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में
कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, स्लीपरी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो वर्टिब्रास को एक दूसरे के साथ मूवमेंट करने में या स्लाइड करने में हेल्प करते हैं। यही हमारे फैसेट जॉइंट को फॉर्म करते हैं। फैसेट जॉइंट ही हमारे बॉडी के ट्विस्टिंग और टर्निंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी हम स्पाइनल ट्विस्ट जैसी एक्सरसाइज या स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं, तब हमारे बॉडी के जो फैसेट जॉइंट्स होते हैं उन्हीं के कारण ये ट्विस्टिंग और टर्निंग एक्टिविटीज हो पाती। फैसेट जॉइंट्स ही हमारे स्पाइन में और हमारी बॉडीज में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते। इन जॉइंट्स में अगर अर्थराइटिस डेवलप हो जाए या इनकी फ्लेक्सिबिलिटी या स्टेबिलिटी हैम्पर हो जाए तो पेशेंट को बैक पेन या नेक पेन जैसी शिकायत हो सकती है। तीसरा पार्ट है हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक राउंड कुशन होता है जो कि वर्टिब्रास के बीच में होता है। इस हर डिस्क में एक सॉफ्ट जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, जो कि सराउंडेड होता है एक फ्लेक्सिबल आउटर रिंग जिसे हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं। जब भी कभी इंटरवर्टिब्रल डिस्क या डिस्क हर्निएशन होता है तो यही जेल मटेरियल बाहर को लीक होता है, जो कि प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी पीआईवीडी में अक्सर देखा जाता है, या उसका मेन रीजन ही न्यूक्लियस पल्पोसस का बाहर लीक आउट होना होता है। हर्निएटेड डिस्क या बल्जिंग डिस्क या स्लिप डिस्क या कि रप्चर डिस्क, ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशंस होती है। फिर है हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। हमारे स्पाइनल कॉर्ड एक कॉलम होता है जो कि नर्व्स से सराउंडेड होता है और पूरे स्पाइनल कैनाल में ट्रेवल करता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा शुरू होता है हमारे स्कल से और एक्सटेंड करता है हमारे लोअर बैक से। 31 पेयर ऑफ नर्व्स हमारे वर्टिब्रल ओपनिंग यानी न्यूरल फोरामेन से ओरिजिनेट होती हैं या ब्रांच आउट होती है। इन्हीं नर्व से हमारे जो बॉडी के मैसेजेस यानी न्यूरल पाथवेज जो है, ये मैसेजेस हैं वो हमारे ब्रेन और बाकी के मसल्स में ट्रेवल करते हैं। इन पार्ट्स के अलावा सॉफ्ट टिश्यूज भी स्पाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे लिगामेंट्स, जो कि वर्टिब्रा को स्पाइन के साथ होल्ड करके रखते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में। मसल्स सपोर्ट करती हैं बैक को और हेल्प करती हैं मूवमेंट में। जो टेंडन्स होते हैं वो मसल को बोन से कनेक्ट रखते हैं और वो भी हेल्प करते हैं मूवमेंट में। कुछ इस प्रकार का हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारा स्पाइन होता है। सबसे पहले हमारा सर्वाइकल कर्व होता है, फिर थोरैसिक कर्व, फिर लंबर कर्व और फिर लास्ट में जो फ्यूज्ड है वो सैक्रल कर्व। जो हमारा पहला है सर्वाइकल पार्ट है उसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं, फिर हमारे थोरैसिक है जिसमें 12 होते हैं, लंबर में 5 होते हैं और सैक्रल में हमारे कोसिक्स और सैक्रम। जो पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी C1 होता है उसे हम एटलास और सेकंड यानी C2 को हम एक्सिस कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे स्पाइन के सेगमेंट्स के बारे में। 33 वर्टिब्रा मिल करके 5 स्पाइन सेगमेंट्स बनाते हैं। इन ये स्पाइन सेगमेंट्स हमारे नेक से शुरू होके हमारे बटक्स यानी कि रेयर एंड तक जाते हैं।
सबसे पहला जो सेगमेंट है वो होता है हमारा सर्वाइकल, यानी कि नेक पोर्शन। जो टॉप पार्ट होता है स्पाइन का उसे हम सर्वाइकल सेगमेंट कहते हैं, जिसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। हमारे नेक के मूवमेंट यानी हमारे टर्न, टिल्ट या नॉडिंग मूवमेंट जो हम करते हैं हमारे नेक का, वो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के कारण होता है। सर्वाइकल स्पाइन ही हमारे एक सी शेप यानी कि लॉर्डोटिक कर्व के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्वाइकल सेगमेंट के बाद हमारा जो है वो होता है थोरैसिक। चेस्ट या थोरैसिक पार्ट में हमारे 12 वर्टिब्रा होते, जो कि शुरू होते हैं T1 से लेके T12 तक। जो हमारी रिब्स होती हैं वो हमारे थोरैसिक स्पाइन से कनेक्टेड रहती हैं या अटैच्ड रहती हैं। इस सेक्शन को जहाँ पे एक बैकवर्ड सी शेप का कर्व बनता है इसे हम काइफोटिक कर्व कहते हैं। लंबर लंबर एरिया में हमारे 5 वर्टिब्रा होते, L1, L2, L3, L4 एंड L5। ये हमारे लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन को फॉर्म करते हैं और लंबर स्पाइन ही सपोर्ट करता है हमारे पूरे स्पाइनल सेगमेंट्स को, और इससे हमारे जो पेल्विस है वो कनेक्टेड रहते हैं और एक तरह से ये बॉडी का मैक्सिमम वेट बेयर करते हैं। और अगर हम कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी यानी कि कोई लिफ्टिंग या वेट कैरी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे जो लंबर सेगमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 99% जो हमारे स्पाइन में यानी हमारे बैक पेन का जो रीजन होता है वो लंबर सेगमेंट्स में कोई भी डिफॉर्मिटी या डिस्क के स्लिप होने के कारण होता है। जो कर्व हमारे लंबर एरिया में लंबर स्पाइन में बनता है उसे हम लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं। सैक्रम सैक्रम हमारा एक ट्राइंगल शेप बोन होता है जो कि हिप को कनेक्ट करता है। इसमें 5 फ्यूज्ड सेगमेंट होते हैं, S1, S2, S3, S4, S5। और ये फ्यूज उसी तरीके से होते हैं जैसे एक बेबी डेवलप होता है वो। इसका मतलब इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, ये क्योंकि फ्यूज्ड है इसलिए ये मूवमेंट नहीं कर सकते। सैक्रम और हिप बोन बना मिल करके ही एक रिंग बनाते हैं जिसे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। कॉसिक्स यानी कि टेल बोन, 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा मिल करके हमारे एक छोटी सी बोन बनती है जो कि सबसे स्पाइन के नीचे पोर्शन में होती है। हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं वो अटैच्ड होते हैं हमारे कॉसिक्स एरिया से। अब बात करते हैं इंडिविजुअली हर एक सेगमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि शुरू होता है C1 से C7 तक। सर्वाइकल स्पाइन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, अपर सर्वाइकल रीजन जो कि C1 और C2 है और लोअर सर्वाइकल रीजन जो कि C3, C4, C5, C6 और C7 होता है। C1 को हम एटलस नाम देते हैं और C2 को हम एक्सिस। जो ऑक्सीपुट है जिसे हम ऑक्सीपुटल बोन कहते हैं, ये एक फ्लैट बोन होती है जो कि हमारे सिर के पिछले हिस्से में होती है। एटलस यानी कि C1 हमारी जो है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, इसीलिए इसे हम C1 से एब्रीवेट करते हैं। ये हमारे
स्कल को सपोर्ट करती है और इसका जो अपीयरेंस होता है वो बेसिकली डिफरेंट होता है हमारे स्पाइनल वर्टिब्रा से। एटलस एक रिंग होता है बोन का जहाँ पे दो लेटरल मास प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट करते हैं, और फ्रंट और बैक में एंटीरियर आर्च एंड पोस्टीरियर आर्च प्रेजेंट होता है। एक्सिस यानी कि C2, एक्सिस हमारा सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा या C2 होता है। ये एक ब्लंट दांत जैसे दिखता है जो कि अपवर्ड की तरफ फेस रहता है। इसी को हम एक डेंस या ओडोंटॉइड प्रोसेस में भी जानते हैं। डेंस एक तरह का पाइवोट या कॉलर होता है जो कि अलाउ करता है हेड और एटलास को एक दूसरे के ऊपर रोटेट करने के लिए या मूवमेंट करने के लिए। कुछ इस तरीके से हमारे एटलास और एक्सिस होते हैं। एक्सिस में आप एक पोर्शन ऊपर की तरफ देख रहे हैं जो कि डेंस कहलाता है। इसी डेंस में हमारी जो एटलास होती है वो मूव कर सकती है और जो रोटेट करती है, इससे हमारे नेक के मूवमेंट्स इजीली पॉसिबल हो पाते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा की जो साइज है वो T1 से T12 तक बढ़ती जाती है। यानी जो हमारा T1 वो थोरेसिक वर्टिब्रा में सबसे छोटा वर्टिब्रा होता है और जो T12 है वो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा में से सबसे बड़ा वर्टिब्रा होता है। इसमें एक पेडिकल होता है, एक स्पाइनस प्रोसेस होता है और एक इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो कि न्यूरल पाथवेज के लिए काम करते हैं। न्यूरल पाथवेज के प्रेजेंट होने के कारण वहां पे नर्व कंप्रेशन के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो सबसे लीस्ट होते हैं यानी सबसे कम होते हैं। हमारी जो रिब केज होती है वो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा से जॉइंट रहती है। T11 और T12 जहाँ रिब्स अटैच नहीं होते हैं उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कह देते हैं। थोरेसिक स्पाइन की जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो एक लिमिटेड होता है क्योंकि वहां पे रिब्स का कनेक्शंस प्रेजेंट होता है और स्पाइनस प्रोसेस लॉन्ग होता है। इसलिए वहां की जो मूवमेंट है या रेंज ऑफ मोशन होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। कुछ इस तरीके से हमारा जो है थोरेसिक वर्टिब्रा दिखता है जिसमें फर्स्ट नंबर पे यानी नंबर 1 पे आप देख पा रहे हैं कि वर्टिब्रल बॉडी है। सेकेंड में हमारा स्पाइनस प्रोसेस है जो कि नॉर्मल से बड़ा होता है। थर्ड में हमारा ट्रांसवर्स फैसेट है। फोर्थ हमारा पेडिकल है। फिफ्थ हमारा फोरामेन है जो कि जहाँ से न्यूरल पाथवेज गुजरते हैं इसीलिए वहाँ पे नर्व कंप्रेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सिक्स्थ हमारा लेमिना है और सेवेंथ हमारा सुपीरियर फैसेट। लंबर वर्टिब्रा यानी L1, L2, L3, L4, L5। लंबर वर्टिब्रा भी L1 से L5 तक जाते जाते साइज में इंक्रीज होती है। यानी L1 जो होता है हमारा लंबर वर्टिब्रा में से सबसे छोटा वर्टिब्रा होता है। L5 जो होता है वो हमारा लंबर वर्टिब्रा में से सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इन्हीं वर्टिब्राज में हमारे बॉडी के एंटायर वेट को बियर करने की कैपेसिटी होती है और बेसिकली ये इनमें बायोमैकेनिकल स्ट्रेसेस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। इसके जो पेडिकल हैं वो बड़े होते हैं और वाइड होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा से।
जैसा हमने थोरेसिक वर्टिब्रा में देखा था कि उसके पेडिकल बड़े होते हैं, लेकिन उसी तरीके उससे भी बड़े हमारे जो है लंबर के पेडिकल्स होते हैं। जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो हॉरिजॉन्टल शेप होता है और एक कुछ स्क्वायर शेप के आकार का होता है। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो है वो भी थोरेसिक स्पाइन से बड़ा होता है और नर्व, लेकिन यहाँ पे जो नर्व रूट का जो कंप्रेशन है उसके प्रिविलेंस सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। मैक्सिमम बैक पेन केसेस में या कि लंबर रेडिकुलोपैथी वाले केसेस में जो नर्व कंप्रेशन होता है वो हमारे लंबर रीजन में होता है, जो कि L2, L3, L4, L5 में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। L1 में फिर भी कम इंसिडेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन L2, L3 और L4, L5 या L5S1 में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। कुछ इस तरीके का हमारा लंबर वर्टिब्रा दिखता है, जिसमें जो हमारा एक स्क्वायर शेप का आकार प्रेजेंट होता है। इसके जो पेडिकल होते हैं वो थोरेसिक स्पाइन से बड़े होते हैं और जो न्यूरल फोरामेन है वो भी थोरेसिक स्पाइन से बड़े होते हैं, लेकिन इसमें न्यूरल कंप्रेशन होने के चांसेस थोरेसिक स्पाइन के कंपेयर में भी ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं हम सैक्रल स्पाइन के बारे में। सैक्रम हमारे पेल्विस के पास प्रेजेंट होता है। इसमें 5 तरह की बोन्स एक साथ फ्यूज होती हैं जो कि एक ट्रायंगुलर शेप देती हैं हमारे सैक्रम को। सैक्रम फिट हो जाता है हमारे दोनों हिप बोन से, जो कि स्पाइन और पेल्विस को कनेक्ट करता है। और जो लास्ट वर्टिब्रा होता है यानी कि लंबर जो लास्ट वर्टिब्रा L5 होता है वो बेसिकली आर्टिकुलेट करता है हमारे सैक्रम से। हमारे इमीडिएटली नीचे यानी सैक्रम के जस्ट नीचे 5 एडिशनल और बोन होती है जिसे हम टेल बोन या कॉसिक्स कहते हैं। ये बोन्स भी फ्यूज्ड होती है, इसलिए सैक्रम और कॉसिक्स में मूवमेंट नहीं हो पाता। पर्पस ऑफ द वर्टिब्रा, हमारे जो वर्टिब्रा है वो साइज कई साइज में रेंज होते हैं। जैसे जो सर्वाइकल होता है वो सबसे छोटे होते हैं साइज में, जो लंबर वर्टिब्रास होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि इन लंबर वर्टिब्रास में हमारी जो वेट बियरिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। पूरी अपर बॉडी का जो वेट होता है वो हमारे स्पाइन में पूरे स्पाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि सैक्रम और पेल्विस में सबसे ज्यादा वेट पड़ता है। जो हमारी नॉर्मल कर्व होती है यानी कि जो स्पाइन होती है इसमें काइफोटिक और लॉर्डोटिक कर्व होते हैं, ये हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को इलास्टिसिटी देते हैं, जिससे जो बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एरिया बढ़ जाता है। वर्टिब्रा जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में बात किया, इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं और फैसेट जॉइंट होते हैं। फैसेट जॉइंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी के ट्विस्टिंग और टर्निंग मूवमेंट के लिए। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं उसमें जो एनुलस फिब्रोसिस या न्यूक्लियोसस पल्पोसस प्रेजेंट होता है, वो एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी जर्क मूवमेंट या किसी भी झटके से लगने से वो बाहर की तरफ आता है, जिसे हम प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क या PIVD के नाम से जानते हैं। ये भी एक काफी पेनफुल कंडीशन होता है पेशेंट के लिए। इस टेबल में हम देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। वर्टिब्रल कॉलम हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट रखते हैं।
साथ ही हमारे कई इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बेस फॉर अटैचमेंट, हमारे लिगामेंट्स, टेंडन और मसल्स जो कि हमारे बैक से रिलेटेड होते हैं, उनको एक अटैचमेंट के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हेड, शोल्डर, चेस्ट और अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच का जो कनेक्शन है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होता है। हमारे बॉडी का बैलेंस और पूरे बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम से होता है। हमारे बॉडी में जो अपर और लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी है, यानी हमारे बॉडी के बेंडिंग मूवमेंट, बैकवर्ड फॉरवर्ड, लेफ्ट और राइट रोटेशन, या इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी जो बोन्स होती हैं वो रेड ब्लड सेल यानी एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस भी होता है और मिनरल को स्टोरेज के सोर्स भी ये एक्ट करते हैं। तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम का मेन फंक्शंस होता है वो प्रोटेक्शन, अटैचमेंट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी और एरिथ्रोपोइसिस या मिनरल स्टोरेज जैसे बेसिक फंक्शंस होते हैं। कुछ इस तरह का हमारा स्पाइनल कॉर्ड दिखता है, जिसमें हमारे जो टॉप फर्स्ट 7 सेगमेंट होते हैं वो हमारे सर्वाइकल, फिर हमारा थोरैसिक जिसमें 12 सेगमेंट होते हैं, लंबर जिसमें 5 सेगमेंट, सैक्रम जिसमें 5 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, कॉसिक्स जिसमें और फ्यूज्ड होती हैं 5, वो भी एक छोटी से बोन बन के रहती है। सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर में मूवमेंट पॉसिबल होता है, लेकिन हमारे जो सैक्रम और कॉसिक्स है वो मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो एक फ्यूज्ड जॉइंट्स होते हैं। स्पाइनल कॉलम में सिर्फ बोन्स नहीं होती, वहां एक डबल एस शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि या कर्व होता है जो कि हमारे बॉडी को स्केलेटल सपोर्ट और रूट देता है नर्व्स को, जो जहां भी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है उनके लिए एक रूट बनता है। सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स में से होता है स्पाइनल डिस्क यानी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हर डिस्क में एक फाइब्रस पैड होता है जिसे हम फिब्रोकार्टिलेज कहते हैं और इनको एंकर करते हैं हमारे कार्टिलेजिनियस एंड प्लेट, जो कि शुरू होते हैं हमारे C3 में और एंड होते हैं हमारे L5S1 यानी लंबर और सैक्रम में। इस ये जो डिस्क है ये इंटर बॉडी स्पेसर या शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जब भी कोई बहुत ज्यादा शॉक लगता है बॉडी को या सडन शॉक लगता है तो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क उस शॉक से बचाती है। C1 और C2 के बीच में कोई स्पाइनल डिस्क प्रेजेंट नहीं होती और वहीं सेम हमारी सैक्रम और कॉसिक्स के बीच में भी कोई भी स्पाइनल डिस्क प्रेजेंट नहीं होती। इनके अलावा हमारे पास फेसेट जॉइंट होते हैं जो एक पेयर में होते हैं लेफ्ट और राइट साइड, और इन फेसेट जॉइंट से ही हमारे स्पाइन को एक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड होता है। बेंडिंग मूवमेंट या ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। या ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए हमारे जो फेसेट जॉइंट होते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो कार्टिलेज कोटिंग होती है उससे हमारे जॉइंट सरफेसेस में स्मूथ मूवमेंट होने में हेल्प होता है। हर एक फेसेट जॉइंट एक कैप्सूल में एक केस में रहता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और वहां से नरिशिंग फ्लूइड सिक्रीट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेटेड रखता है। फिर हमारे कुछ स्पाइनल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं और वर्टिब्रस को कनेक्टेड रहते हैं। इन्हीं
स्पाइनल लिगामेंट्स के कारण हमारी जो फैसेट जॉइंट्स हैं वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और स्पाइनल कॉलम को सपोर्ट करते हैं जब वो रेस्ट में है या मूवमेंट के समय। कुछ इस तरीके से हमारे फैसेट जॉइंट दिखते हैं जो कि हमारे बॉडी में ट्विस्टिंग या टर्निंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रा है, फैसेट जॉइंट है, वहां से ओरिजिनेट और ब्रांच आउट होने वाली स्पाइनल नर्व्स है, और दो वर्टिब्रास के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है, और इन सब स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे स्पाइनल लिगामेंट्स प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम का जो मेन फंक्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर से हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर से ही हमारे बॉडी में जो नर्व सप्लाई होती है वो पॉसिबल हो पाती है। बहुत छोटे से छोटे जो हमारे नर्व रूट्स होते हैं वो ब्रांच ऑफ यानी कि वहां से निकलते हैं, जैसा हमने पिछले में बात किया कि हम फोराम न्यूरल फोरामन प्रेजेंट होता है जहां से न्यूरल पाथवेज निकलते हैं। जो हमारे लंबर स्पाइन होता है उसमें न्यूरल फोरामेन जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन न्यूरल या नर्व कंप्रेशन सबसे ज्यादा हमारे लंबर एरियाज में ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस के बारे में। जो टर्म स्टेनोसिस है उसका मतलब होता है नैरो हो जाना या किसी भी चीज का चोक हो जाना। क्योंकि हम यहाँ स्पाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे स्पाइनल नर्व्स के नैरो हो जाना या चोक हो जाना, इसी को हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस या स्पाइनल स्टेनोसिस भी कहते हैं। अगर लंबर कैनाल स्टेनोसिस या लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस हुआ है तो पेशेंट को कई बार बहुत एक्सेसिव पेन होता है, और इस स्टेनोसिस का मेन रीजन होता है वहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर लगना, जिससे वहाँ के जो नर्व्स है स्पाइनल नर्व्स है उनमें कंप्रेशन हो गया है या उनमें नैरोइंग हो गई है, जिसके कारण वो पिंच होने लगते हैं और पेन जो होता है वो रेडिएटिंग नेचर का हो जाता है। कुछ इस तरह से हमारा स्पाइनल स्टेनोसिस होता है, जो कि जैसा हम मेन पिक्चर में देख पा रहे हैं कि नर्व यानी हमारे जो न्यूरल फोरामेन है वो जो हमारी नर्व पाथवेज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, और वो हमारे अब वर्टिब्रल से पिंच होने लग गई है या कंप्रेस होने लग गई, क्योंकि हमारे जो न्यूरल फोरामेन होता है उसके स्पेस कम हो जाता है। स्पेस कम होने के कारण वहां से पास होने वाली जो भी नर्व्स होती है उनका कंप्रेशन हो जाता है। नैरोइंग जो स्पाइनल कैनाल की होती है वो किसी को बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि बहुत कम बार ये होगा कि वो सडन हो जाए, अदरवाइज बेसिकली ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है या कंडीशन होती है जो एज के साथ साथ हमारी जो स्पाइनल कैनाल है वो भी नैरो होने लगती है, और जो कि वहाँ की जो डिस्क हाइट है नैरोइंग होने के कारण जो डिस्क हाइट है वो कम हो जाती है, और जो बल्जिंग का रिस्क होता है यानी कि स्पाइनल इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बल्जिंग का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। जो भी एक नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो रेडिएटिंग पेन हो सकता है, कई बार
लॉस ऑफ सेंसेशन जो हमारे लोअर लिम्ब में है, वो सेंसरी इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूरल पाथवेज से जो कनेक्शन हुआ, जो मैसेजेस है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं नैरोइंग होने के कारण। इसलिए वहाँ पे लोअर बॉडी में हमारे रेडिएटिंग पेन या लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसरी इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। अगर कभी किसी यंग पेशेंट में हमें ये देखने को मिल जाए तो कई बार इसका जो मेन कॉज होता है वो डेवलपमेंटल होता है, या एक अगर एक पर्टिकुलर एज के बाद यानी 60 के बाद हो रहा है तो ये बिकॉज ऑफ द डीजेनरेटिव चेंजेस के कारण हो सकता है। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस के बेसिक दो टाइप होते हैं, फोरामिनल स्टेनोसिस और सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस। फोरामिनल स्टेनोसिस तब होता है जब जो हमारी स्पाइनल नर्व जो हमारे फोरामेन से निकलती हैं, अगर उनका स्टेनोसिस हुआ तब हम उसे फोरामिनल स्टेनोसिस कहते हैं। यानी हमारे स्पाइनल स्टेनोसिस अगर हमारे स्पाइनल नर्व को इफेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे फोरामिन से निकल रहे हैं, तब हम उसे फोरामिनल स्टेनोसिस कहते हैं। सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस अगर स्पाइन की नैरोइंग हो जाए या हमारी जो स्पाइनल कैनाल है उसकी नैरोइंग हो जाए, तब हम उसे सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। फोरामिनल या सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस एक साथ हो सकते हैं, इसलिए अगर ये दोनों एक साथ होते हैं तो कई बार हमें ओवरलैपिंग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस या लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस के कॉजेस क्या होते हैं, लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस का रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, और उनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस को डायग्नोज कैसे किया जाता है, और उसी के साथ हम उसके ट्रीटमेंट जो कि कंजर्वेटिव और फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट दोनों के बारे में हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया लंबर कैनाल स्टेनोसिस पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।